अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ठंडी हवाओं, सुरमई शामों और लजीज रिवायती खानों के शहर हैदराबाद से मैं हूँ असद खान। आज हम एक बहुत अहम और बहुत खूबसूरत सफ़र पे निकलने वाले हैं। मैं आज जा रहा हूँ भंभोर, सस्सी का शहर भंभोर, मोहम्मद बिन कासिम का शहर भंभोर। तो मैं जा रहा हूँ, आज आपको दिखाता हूँ भंभोर। लेकिन इससे पहले ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये मैं बनाऊंगा आपको हैदराबाद से और भंभोर तक का मुकम्मल रास्ता दिखाऊंगा। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान का और सिंध का सबसे खूबसूरत और तारीखी रूट है या तारीखी सड़क है। बेशुमार तारीखी मकामात इस पर मौजूद हैं। जहाँ जहाँ वो मकाम आएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है मैं इस वीडियो को पार्ट्स में तकसीम करूं। तो चलते हैं। यहाँ से मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद में फतेह चौक पर। यहाँ से चलते हैं ठट्ठा और भंभोर। हैदराबाद से ठट्ठा जाते हुए हैदराबाद के आखिरी क्रॉसिंग पॉइंट कोटरी पुल पे दाखिल होने वाले हैं। ये हमने जो टर्न किया है, ये सामने आपको नजर आ रहा हो आएगा कोटरी पुल। कोटरी पुल की हैदराबाद में एक बड़ी अहमियत है। तो जब अंग्रेजों ने कराची से कोटरी तक और पंजाब से लेके और हैदराबाद तक रेलवे लाइन बिछाई, तो उसके बीच में ये उस वक्त अजीम शान मुहिब दरियाए सिंध आ गया, जिसकी वजह से मजबूरी के आलम में कराची से कार्गो को यहाँ से कोटरी पे उतारते थे और हैदराबाद पर जो पंजाब से कार्गो आता था उसको हैदराबाद पे उतारा जाता था और कश्ती के जरिए जो है यहाँ पर या जहाज़ों के जरिए दरिया पार किया जाता था, जो कि एक तकलीफ दे और सबर आजमा काम था। इस तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए 1900 में, सन पूरे 1900 में अंग्रेजों ने इस कोटरी ब्रिज का या कोटरी पुल का इफ्तिताह किया। ये बुनियादी तौर पे एक रेलवे पुल है जिसके बीच में सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन है जो आपको नजर आ रही है बीच में, और इसके दोनों साइडों पर आने जाने का रास्ता है। काफी अरसे तक ये हैदराबाद और कोटरी को मिलाने का वाहिद रास्ता रहा है। मगर इसमें एक मुसीबत ये थी कि इसमें सिंगल लाइन ट्रैक था रेलवे का। तो जब पंजाब से गाड़ी आती थी तो उसको क्रॉस कराने के लिए कराची वाली गाड़ी को जो है वो कोटरी पे रोका जाता था, और कराची वाली गाड़ी जब आती थी तो उसको क्रॉस कराने के लिए पंजाब वाली गाड़ी को हैदराबाद पे रोका जाता था। कम से कम पाकिस्तान बनने के भी 30-40 साल तक ऐसा ही चलता रहा। फिर सन 1980 में इस पुल के बराबर में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे मेरे दाहिने हाथ पे एक और पुल का इफ्तिताह किया गया जिसको मेहरान पुल कहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ खालिसतन रेलवे का डाउन ट्रैक है। तो आप देख सकते हैं ये है जिस पे से हम चल रहे हैं, ये है अजीमुशान कोटरी पुल। और ये अब हम इस वक्त इसको अबूर करके दरिया सिंध को यहाँ दाखिल हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट जामशोरो के सबसे बड़े शहर कोटरी में। इस वक्त हम गुजर रहे हैं कोटरी शहर से। ये कोटरी का मशहूर व मारूफ अल्लाह वाला चौक, यहाँ पे आप देखते हैं। यहाँ से हमें जाना है राइट साइड पर। जैसे ही हमने ये अल्लाह वाला चौक क्रॉस करके राइट साइड पे हमने टर्न किया है, तो इस वक्त हम मेन नेशनल हाईवे पे मौजूद हैं। अरसा दराज तक ये सड़क पाकिस्तान की मरकजी शाहरा का दर्जा रखती थी। कराची से ठट्ठा और ठट्ठा से फिर पूरे हैदराबाद और पूरे पाकिस्तान को ये मिलाती थी सुपर हाईवे की तामीर से पहले।
असल में आप पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं, आपको जो है ना बेहंगम ट्रैफिक, कोई रूल्स नहीं, कोई कुछ नहीं, खास तौर पे ये मोटरसाइकिल वाले और रक्शे वाले। मगर इसमें कसूर किसी का नहीं है, क्योंकि हम भी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हम भी किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो दूसरे को कैसे बोले। मगर ये कि वाकई जब गाड़ी में बैठते हैं तो एहसास होता है कि वाकई मोटरसाइकिल वाले और रक्शों वाले ये ट्रैफिक के फ्लो के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। ये कोटरी शहर से हम जैसे ही निकलते हैं तो ये आपको सामने नजर आ रही है हैदराबाद की और कोटरी की मशहूर और मारूफ दरगाह बाबा सलाहुद्दीन। इस दरगाह के बेशुमार लाखों अकीदतमंद हैं और इसका हैदराबाद और कोटरी बल्कि सिंध में एक बहुत बड़ा मकाम और दर्जा है इस दरगाह का, ये आप देख सकते हैं। इसके बारे में मेरा तफसीली व्लॉग मौजूद है बाबा सलाहुद्दीन, जिसका थंबनेल भी आपको नजर आ रहा है और आई कार्ड भी नजर आ रहा है, आप उसको देख सकते हैं। बड़ा ये रुतबा है बाबा सलाहुद्दीन का बुजुर्गान दीन के सफ में। तो ये आप देख सकते, ये है दरगाह बाबा सलाहुद्दीन कोटरी। ये इस वक्त हम दरगाह बाबा सलाहुद्दीन को क्रॉस करने के बाद ये कोटरी बाईपास है, ये आप देख सकते हैं। इस बाईपास पे चढ़ेंगे तो यहाँ से राइट साइड पर सीधा ये लेके जाएगा आपको हैदराबाद टूल प्लाजा और जाम शोरूम। ये आपको लेके जाएगा राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पर ये कोटरी साइट एरिया की तरफ जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा बाईपास बन गया है। पहले यहाँ पे कोटरी फाटक हुआ करता था रेलवे का, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे घंटों घंटों ट्रैफिक जाम होता था। मगर ये कि अब इस बाईपास की वजह से मुसाफिरों को बहुत फायदा हुआ है। इस वक्त हम कोटरी को क्रॉस करके चल रहे हैं भोलारी में। ये है मेन नेशनल हाईवे, ये आपको नजर आ रही है। यहाँ पे एक कोई सीमेंट फैक्ट्री है शायद, ये देख सकते हैं आप, ये सीमेंट फैक्ट्री है, ये आप देखिए। तो यहाँ से ठट्ठा का फासला तकरीबन 80 किलोमीटर होगा। तो अब यहाँ से हम चल रहे हैं, अब हम स्टॉप करेंगे। आपको जो मेन डेस्टिनेशन यहाँ से हम दिखाएंगे वो है झिरक। तो अब यहाँ से हम पहुँच के जैसे झिरक पहुँचेंगे तो फिर आपको वहाँ का भी माहौल दिखाते हैं। इस वक्त हम ठट्टा से हैदराबाद जाते हुए पहुँचे हैं झिरक पर। झिरक बहुत एक तारीखी जगह है, बहुत तारीखी मकाम है, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। तो चलते हुए 2 मिनट के लिए अंदर चलते हैं, झिरक शहर भी देख लेते हैं हम भी। और यहाँ पे कहते हैं कि कुछ ऐसी खास जगह हैं, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ, खुद भी देखता हूँ। तो चले चलते हैं अंदर झिरक शहर की तरफ। जैसे ही मेन लेफ्ट हाईवे से हम अंदर लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे तो ये एक छोटा सा लिंक रोड जा रहा है झिरक शहर की तरफ। ये सामने आपको नजर आ रहा है झिरक। झिरक के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना असल में यहाँ पैदा हुए थे इस जगह पर। कहते हैं कि यहाँ पर कोई आबाई मकान भी था उनके वालिद साहब का, वो भी देखते हैं अगर है तो। और उसके अलावा यहाँ पे मेरे को बताया है कि यहाँ पे सर आगा खान अव्वल, उनकी भी कोई पुरानी हवेली मौजूद है यहाँ पे, तकरीबन 100-150 साल पुरानी। वो भी बाहर से देखेंगे, आज देख लेते हैं कि यहाँ है या नहीं है, कहाँ है वो। ये है आपके सामने पूरा झिरक टाउन। ये बहुत बस एक कस्बा है, ये कोई शहर नहीं है। और शायद यहाँ पे इस्माइली कम्युनिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे सर आगा खान ने अपनी हवेली भी बनाई है बहुत बड़ी। और कायद आज़म के वालिद साहब जो कि जिना पूंजा, जो कि इस्माइली फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे, यानी आगा खानी थे, उन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर ली है। तो शायद ये इस्माइली फ़िरके के लोग यहाँ पे ज़्यादा होंगे, इस्माइली मुस्लिम या इस्माइली शिया। अभी आगे चल के देखते हैं।
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل یہ تنگ گلیاں ہیں. او ہو یہ سامنے بالکل جھیرک شہر ختم ہو گیا. اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, شاید آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا, لیکن سامنے دریائے سندھ ہے. بالکل یہ سامنے دریائے سندھ ہے. اور یہاں پر جو ہے یہ شہر جھیرک ختم ہو چکا ہے. اب یہاں سے آگے دیکھتے ہیں کہاں پر ہے. بالکل یہ تنگ گلیاں ہیں, پتہ نہیں یہاں سے رستہ ہے یا نہیں ہے. اس وقت ہم موجود ہیں اس تاریخی گلی میں جس میں کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے والد جناح پونجا کا گھر تھا اور وہ یہاں پیدا ہوئے. یہ یہاں پہ آج کل ایک اسکول قائم ہے, یہاں پہ بوائز اسکول ہے. کہتے ہیں کہ یہ وہ بلڈنگ تھی جس میں وہ گھر قائم تھا یہاں پہ, اور جب وہ بلڈنگ کو ختم کر دیا گیا یہاں سے, تو اس کے بعد یہاں پر یہ اسکول بنایا گیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ایک اسکول ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جناح پونجا کی پراپرٹی تھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بوائز اسکول ہے, جھیرک گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول جھیرک. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پرانے کمرے بھی اس میں ابھی تک موجود ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی جگہ جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ جگہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قائد اعظم کا جائے پیدائش ہے. اب یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں پر ایک اور تاریخی مقام ہے بالکل اس کے ساتھ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی ایک کچی گلی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے کچی, یہ تقریباً 200 سے 250 سال پرانی بلڈنگ ہے. آغا خان آغا خان چہارم سر حسن علی شاہ آغا خان چہارم, یہ انہوں نے یہاں پہ بنوائی تھی. اس پر یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں آج اس پر تختی بھی لگی ہوئی ہے آج تک ان کے نام کی. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ کافی بڑی حویلی ہے باہر سے, اور اس پہ قدیم تعمیرات جو اس کی اسی دور میں ہوئی ہیں وہی آج تک ہے. اس پر صرف لیپ کیا گیا ہے گارے کا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پہ تختی لگی ہوئی ہے. جھیرک محلات یہ 1843 میں بنائی گئی ہے, 150 سال ہو گئے ہیں. آغا حسن علی شاہ آغا خان اول, یہ ملکیت ہے ہز ہائینس پرنس آغا خان چہارم. یہ آپ لکھیں 1843 میں یہ بنی گئے. یہ دیکھیں یہ ہے آغا خان محل یا آغا خان پیلس جھیرک. اب اندر چلتے ہیں, یہاں پہ ایک موجود ہے یہاں پہ جو لک آفٹر کرتے ہیں اس جگہ کو. اندر سے ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ابھی تھوڑا اندر سے دکھائیں اس کو. تو یہ اس کا دروازہ ہے اندر جانے کا. ٹھیک ہے چلیں. یہ یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں غلام محمد صاحب, یہ لک آفٹر کرتے ہیں یہاں پہ اس آغا خان پیلس کو یا آغا خان حویلی کو. ان سے ہم نے کہا مگر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ مالکان کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ اندر سے ویڈیو وغیرہ بھرنے کی, تو یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں اپنی, تو جس کی وجہ سے ہم ان کو زور نہیں دیتے ہیں. تو یہاں باہر سے ہی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہاں پر یہ جھیرک کی آغا خان حویلی اور قائد اعظم کا وہ گھر جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے جس میں آج کل اسکول قائم ہے. آغا خان کا میں ادھر بھی بہت تلاش پڑ رہا. یہ آغا خان پیلس کے بالکل سامنے ایک اور قدیم حویلی موجود ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تو پتھروں سے بنائی گئی ہے, مگر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گارے اور بھوسے کا اس میں کام ہے, اور باقاعدہ یہ لکڑی سے بنی ہوئی ہے. اس کے اندر لکڑیاں اور درختوں کے تنے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا قدیم کام ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پتھر کا استعمال ہی نہیں ہے اس دیواروں میں, یہ صرف لکڑی اور اینٹوں اور مٹی کے گارے کے ساتھ یہ بنائی گئی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے آغا خان پیلس جھیرک. اب حیدرآباد سے ٹھٹا جاتے ہوئے ابھی ہم نکلے تھے جھیرک سے, اور اس وقت ہم پہنچے ہیں سونڈھا کے تاریخی ترین مقام پر. یہ اس روڈ کا سب سے تاریخی مقام ہے. یہاں پہ ایک بہت قدیم سینکڑوں سال پرانا قبرستان ہے جس کو سونڈھا کا قبرستان کہا جاتا ہے. یہ آپ کو سامنے بورڈ نظر آ رہا ہے سونڈھا جس پہ لکھا ہوا ہے. اب یہاں سے میں چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں. اندر ہم نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں پہ اندر
काफ़ी तंग रास्ते हैं, तो इंशाल्लाह अंदर के लिए व्लॉग कभी और बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं सोंडा का तारीखी कस्बा ये आपके सामने गुजर रहा है। कहते हैं कि सोंडा के मुकाम पर कई ऐसी बड़ी अजीम लड़ाइयाँ हुई हैं यहाँ पे। कहते हैं कि कोई कहता है कि सिकंदर आज़म भी यहाँ पे आया है, कोई कहता है कि यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आया है। यहाँ पे एक बहुत तारीखी कब्रिस्तान है। यहाँ पे दिखाते हैं, अभी थोड़ा सा ये शहर गुजरे तो इसके लेफ्ट साइड पे सोंडा का तारीखी कब्रिस्तान है ये। लेकिन यहाँ की सबसे जो अहम रिवायत और कदीम रिवायत, जो मुस्तनद रिवायत है, वो ये है कि शहनशाह हिंद मोहम्मद शाह तुगलक कहते हैं कि दिल्ली से ठट्ठा जाते हुए इस मकाम पे रुका था, सोंडा के मुकाम पे, और यहाँ पे उसको खाने में जो है वो पल्ला मछली पेश की गई, जिसका कांटा उसके गले में फंस गया और कांटे के नतीजे में जो है वो उसकी मौत वाक़ई हो गई और उसको यहीं सोंडा के कब्रिस्तान में दफन किया गया है। जिसको दफनाने के लिए उसका बेटा या उसका जो नेक्स्ट ऑफ किन था, जो बादशाह था फिरोज शाह तुगलक, वो दिल्ली से यहाँ पे आया था इस जगह पे, और इस जगह को उसने अपने नाम से फिरोजपुर का नाम दिया था। तो ये है सोंडा का तारीखी मुकाम। तो यहाँ से गुजरते हुए मैंने आपको दिखाया है। इंशाल्लाह किसी दिन मौका मिला तो आपको यहाँ के अंदर का भी विजिट मैं कराऊंगा। यहाँ से ठट्ठा का फासला तकरीबन 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर ऐसे है, क्योंकि यहाँ कोई बोर्ड नहीं है फिलहाल। और अल्लाह भला करे, यहाँ से केंजर झील बिल्कुल नज़दीक है, बल्कि साथ साथ चल रही है। राइट साइड पे आप दिखाएं, राइट साइड पे ये केंजर झील चल रही है, मगर ये है कि यहाँ से वो नज़र नहीं आ रही, बंद की वजह से थोड़ा आगे जाके वो नज़र आ जाएगी। यहाँ पे ये कि हम इस वक्त केंजर झील के साथ साथ सफ़र कर रहे हैं। सोंडा हमने क्रॉस किया है। ठट्ठा यहाँ से 30-35 के लगभग किलोमीटर है। एक मिनट, सोंडा के कदीम कब्रिस्तान से होते हुए इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं मरकज़ी शहर ठट्ठा में। ये आप देख सकते हैं, ये ठट्ठा सजावल रोड है। यहाँ से सीधा सजावल की तरफ जाता है। मेरे को जाना था दूसरी साइड पे, मकली और बम्बोर वाली साइड पे, लेकिन यहाँ पे इस रोड पर एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, वो मैं चलते चलते वो भी आपको दिखा दूँ। शाहजहान मस्जिद ठट्ठा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ से चलते हैं। ये मेरे दाएं हाथ पर आपको नज़र आ रही है, ये शुरू हो गई है यहाँ से शाहजहान मस्जिद ठट्ठा, ये आपको नज़र आ रही है। यहाँ से ये देखिए, ये इसका मेन गेट है। यहाँ पे मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, अंदर हम नहीं जाएंगे, अंदर हम नहीं जाएंगे। ये आपको नज़र आ रहा है शाहजहान मस्जिद ठट्ठा का मेन गेट। इसकी एक बड़ी तारीख है, इसके बारे में मैंने एक तफसीली ब्लॉग बनाया है, पूरी मस्जिद दिखाई है अंदर से, जिसका थंबनेल आपको भी नज़र आ रहा है और उसका आई कार्ड भी नज़र आ रहा है। आप वहाँ जाके इसको पूरा देख सकते हैं। ये है ठट्ठा की मशहूर व मरूफ डेस्टिनेशन शाहजहान मस्जिद ठट्ठा। अब यहाँ से हम चलते हैं बम्बोर की तरफ। ये आप देख सकते हैं दोनों साइड पे ये चल रहा है ठट्ठा शहर, सिंध का ये सबसे कदीम और तारीखी शहर है। सदियों तक ये सिंध का दारुल खिलाफा रहा है, और जब ये कराची, जब मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ों ने दारुल खिलाफा को हैदराबाद शिफ्ट किया, उसके बाद रफ्ता रफ्ता इसकी जो है वो वैल्यू ख़त्म होती चली गई, और अब कराची के दारुल खिलाफा सिंध बनने के बाद तो बिल्कुल ही तकरीबन ये एक छोटे शहर में तब्दील हो गया है। मगर ये सिंध का सबसे तारीखी शहर है। यहाँ पे तकरीबन 4 अदवार तक हुक्मरानी की गई। मुग़लों ने यहाँ गवर्नर बिठाए, उस दौर में भी यहाँ पर ये दारुल खिलाफा था। ये आप देख सकते हैं ठट्ठा का मेन बाज़ार है ये।
बस बंद कर। बोलूं बोलूं ये आपको बिल्कुल सामने नजर आ रहा है मकली का तारीखी कब्रिस्तान। इसका भी मैं आपको तफसीली व्लॉग बना के दिखा चुका हूँ, पूरा तफसीली व्लॉग है। यहाँ पे कहते हैं कि लाखों की तकरीबन 5 लाख कब्रें हैं, जिसमें से 1 लाख तकरीबन औलिया यहाँ पे दफन है। बादशाह, राजे, महाराजे, गवर्नर, वुज़रा, यहाँ पे नवाब, सब यहाँ मौजूद हैं, सब यहाँ दफन है। सबसे बड़ी खूबसूरती इस जगह की यह है कि यहाँ पे फ़कीर भी दफन है और बादशाह भी दफन है। सबका ठिकाना मट्टी है। ये इबरत की जगह है, बहुत बड़ी। आप देख सकते हैं सामने मकली का कब्रिस्तान। ये दाएं, मेरे बाएं साइड पे आपको नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे बहुत कदीम एक मंदिर है यहाँ पे हिंदुओं का। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत कदीम मंदिर है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, बड़ा और तारीखी मंदिर है। यहाँ पे काफ़ी हिंदू आते हैं। और ये इस तरफ दाईं तरफ जो ये सफ़ेद आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये मकली के कब्रिस्तान के बिल्कुल नीचे एक मस्जिद है, जिसमें कहते हैं कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने भी नमाजें अदा की हैं। ये है मकली के कब्रिस्तान का मेन गेट। ये आप देख सकते हैं, ये मकली के कब्रिस्तान का मरकज़ी दरवाज़ा है। इसके अंदर से मकली के कब्रिस्तान जाते हैं सीधे। मगर आज हमें मकली के कब्रिस्तान चूँकि नहीं जाना है, तो मैं यहाँ से वापस ले रहा हूँ और मैं यहाँ से जाऊँगा सीधा भंबोर। मकली के कब्रिस्तान को आपने देखना है तो आप मेरी वीडियो मकली देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा मकली कवर किया है, जिसका थंबनेल भी आपको नज़र आ रहा है और उसका आई कार्ड भी आपको नज़र आ रहा है। ये है मकली का तारीखी कब्रिस्तान, जिसमें 600 साल की तारीख दबी हुई है या दफन है। यहाँ से आप देखें, ये मंदिर का, ये हिंदुओं वाले मंदिर का, ये आप देख सकते हैं कदीम तारीखी। इसमें कहते हैं कि गारें हैं बहुत सारी पंडितों के यहाँ पे इबादत करने की, चिल्ला गाहें यहाँ बहुत सारी हैं। और सामने जो आपको ये नज़र आ रही है एक मस्जिद सफ़ेद, जिसमें ये दरख्त नज़र आ रहा है, इसमें कहते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने भी आके नमाजें अदा की हैं, इबादतें यहाँ की हैं। अब यहाँ से हम